आज से हम शुरू कर रहे हैं NCERT क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि किसी कंट्री के रूलर्स जो होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उन्हें वहाँ के जनता इलेक्शन के थ्रू उनको इलेक्ट करती है। मतलब वहाँ जो रूल कर रहा है वो उस जनता की पसंद है। कोई राजा नहीं होगा, कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो उसी जनता के बीच से लोग चुनाव लड़ेंगे और वही जनता उन्हें वोट करेगी और वोट करके वो उन्हें पार्लियामेंट तक पहुंचाएगी और फिर वहाँ पर वो प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और वही उस देश को रूल करेंगे। पहले ऐसा होता था कि नहीं, एक राजा होता था, उसका बेटा ऑटोमेटिक राजा बनता था। वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। अब कॉन्स्टिट्यूशन का होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही आपको सभी लोगों के इक्वल राइट्स मिले, सभी लोगों को एक समान देखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन से ही आपको आपके बेसिक राइट्स मिलते हैं। राजाओं के ज़माने में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता था क्योंकि लोगों में इतनी समझ भी नहीं थी उस समय। लेकिन जैसे जैसे लोग समझदार होते गए, उन्होंने डेमोक्रेसी की डिमांड की कि आप ही राजा क्यों बनोगे। लोगों ने सवाल पूछना चालू किया कि आप राजा क्यों बनोगे, आप में ऐसा क्या है। तो फिर लोगों के बीच से चुनाव होना चालू हुआ, लोगों ने वोट देना चालू हुआ। इसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे कि हम इंडिया में वोट देते हैं और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी एक जगह से चुनाव लड़ते हैं, वो भी एक डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी की एक सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो वहाँ के लोग होते हैं, वहाँ के जो पीपल होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं उनके रूलर्स को कि वहाँ का राजा वही इलेक्ट करेंगे और ऐसा कुछ नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा। और वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिससे वहाँ के लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे। ठीक है, ये बेसिक कभी जानकारी है डेमोक्रेसी के बारे में। बाकी जैसे जैसे अपन चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो डेमोक्रेसी के बारे में समझ और बढ़ती जाएगी। डेमोक्रेसी एक बेसिक फंडा मैंने भी बताया है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये ओवरव्यू है। तो अब फर्स्ट चैप्टर में ये बताया गया है कि कुछ स्टेट्स का मतलब होता है देश। कुछ देशों के एग्जाम्पल्स लिए गए हैं कि डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश हुई वहाँ पे और कैसे वहाँ पे लोगों में समझ आई। जैसे कि ये फर्स्ट उन्होंने पिक्चर दिखाई है, ये बिल्कुल से स्टोरी जैसा है, इसे एक बार पढ़ लेना। मैं इसका बेसिक समझा देता हूँ। ये जो एक देश है चिली, चिली देश के प्रेसिडेंट हुआ करते थे ये, और ये इनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। तो क्या हुआ था कि चिली देश के इनका नाम था, जो ये प्रेसिडेंट है इनका नाम है, देखो ये लिखा हुआ है साल्वेंदेर एलांदे, ये इनका नाम है। तो ये वहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जो कि डेमोक्रेसी थी। लोगों ने वोट दे के इनको चुन के हम उन्हें रूल करने भेजा था। लेकिन फिर क्या होता है वहाँ पे कि ये वर्कर्स के लिए काफ़ी काम करते थे। वर्कर्स गरीब लोगों का बहुत भला करते थे और जो पूरा बिल्कुल आखिरी के जो लोग होते हैं, बिल्कुल जो गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उन्हें काफ़ी ये मदद दिया करते थे। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि आप लोगों के भलाई के लिए काम करें। तो वहाँ जो चिली एक देश है। अब मुझे आप ये बताना कि चिली किस कॉन्टिनेंट में आता है। ये होमवर्क है, ये फर्स्ट होमवर्क है, इसको नोट करते रहना। चिली किस कॉन्टिनेंट में आता है, ये मुझे बताना है। तो फिर क्या हुआ वहाँ पर कि गरीब लोग तो बहुत खुश थे, वर्कर क्लास इनसे बहुत खुश थे, इन्होंने वोट दे के उनको जिताया था। लेकिन क्या हुआ, वहाँ के जो रिच फैमिलीज़ थी, वहाँ के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, वहाँ के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, अमीर लोग थे, वो इनसे बिल्कुल खुश नहीं थे। क्योंकि ये उनके लिए कुछ खास नहीं करते थे, क्यों करते तो केवल गरीबों के लिए। तो उन्होंने क्या, फिर वहाँ की जो सेना थी, इस देश की सेना ने ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर 1973, देखो ये लिखा है, सेना ने कूप किया। कूप का मतलब क्या होता है? कूप का मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो उसको तख्ता पलट कहते हैं। ये तो और कठिन शब्द हो गया। कूप का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर
मिलिट्री कूप का मतलब बेसिकली ये होगा कि वहाँ की जो मिलिट्री है वो आ जाए कहाँ पर, वहाँ की कैपिटल में, और जहाँ उनके जो प्रेसिडेंट रहते हैं उस इलाके को घेर ले और प्रेसिडेंट को बोले आप यहाँ से चले जाइए, अब हम रूल करेंगे। इसका मतलब है कि वो प्रेसिडेंट को कहेंगे कि आप चले जाइए, आप रिज़ाइन कीजिए, अब यहाँ केवल मिलिट्री रूल करेगा। जो मिलिट्री का जनरल होगा, जो मिलिट्री का मेन होगा, वो ही इस देश को भी रूल करेगा। तो इसे कूप करना बोलते हैं। तो हुआ ये कि 11 सितंबर को घेर लिया गया। इनके प्रेसिडेंट जो हाउस था वो भी मिलिट्री के द्वारा घेर लिया गया। तो फिर ये देखो आखिरी अपने समय में जा रहे हैं, ये बिल्कुल एक हो ये जा रहे थे। उन्होंने ऑल चिली रेडियो में उन्होंने बोला कि हाँ, जो भी लोग हैं जिनने ये कूप को चालू किया है, ये इस डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, ये मेरी हत्या नहीं होगी, आगे चल के ये डेमोक्रेसी की हत्या होगी। और उन्होंने कुछ बातें कही थी, इसमें कुछ मेन वर्ड है, जैसे फेलोनी, कोवर्डाइस एंड ट्रीज़न। ट्रीज़न का मतलब होता है कि राजद्रोह करना, मतलब अपने ही देश के साथ धोखा करना, इसका ट्रीज़न का मतलब होता है। फेलोनी का मतलब होता है बहुत बड़ा अपराध, मतलब बहुत बड़ा गुनाह करना, उसको फेलोनी कहते हैं। तो ये सब मेन वर्ड है, एक कहानी जैसा है, इसे पढ़ लेना। फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली मिलिट्री ने इनका घर घेर लिया और इन्हें मार दिया। और मिलिट्री का जो भी जो कमांडर था, सबसे सुप्रीम जो था, वो वहाँ उस चिली देश का प्रेसिडेंट अपने आप को उसने वो कर दिया, घोषित कर दिया कह लो, या फिर उसने अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट बना लिया। लेकिन और उसने फिर 17 ईयर तक वहाँ पे शासन किया। फिर जब उसका शासन हुआ, उसका जब रूल हुआ, जब मिलिट्री का रूल हुआ चिली की, तो फिर वहाँ तो डेमोक्रेसी रही नहीं, क्योंकि उसे तो जनता ने चुन के नहीं भेजा था वहाँ पे। उसने तो अपनी मिलिट्री पावर के दम पे वहाँ के प्रेसिडेंट को हटा दिया। फिर उसने रूल किया, बहुत से लोगों को मारा गया, बहुत से लोग जिन्होंने उसके इस कूप में, कूप मतलब समझाया मैंने अभी, जो मिलिट्री कूप मतलब जो वहाँ की मिलिट्री वहाँ के प्रेसिडेंट को मार देती है और अपना खुद का शासन करने लग जाए। तो जिन्होंने भी इसका साथ नहीं दिया था कूप के दौरान, तो उन सबको पकड़ा गया, सबको मारा गया, काफ़ी लोग मिसिंग हुए। मतलब डेमोक्रेसी की कोई वहाँ पे जगह नहीं रही। फिर 17 साल बाद वहाँ पे लोगों में थोड़ी जागरूकता आई, लोग थोड़े अवेयर हुए, वहाँ पे रेफरेंडम किया गया। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, अभी रेफरेंडम क्या है? रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि वहाँ के लोगों से पूछा जाता है आप क्या चाहते हैं, क्या आप इन्हीं का रूल आगे चाहते हैं कि आप डेमोक्रेसी को चाहते हैं। तो वहाँ के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। तो जब रेफरेंडम हुआ तो ज़्यादातर लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने क्या कहा कि नहीं, हमें अब डेमोक्रेसी ही चाहिए जो आज से पहले थी, मतलब 17 साल पहले थी। 17 साल उसने रूल भी किया, फिर एक रेफरेंडम करवाया, लोगों ने वोट दिए, और फिर वहाँ पे चिली में फिर से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड हुई। और ये जो हैं, ये वहाँ की ये 2006 की फ़ोटो है, ये वहाँ पे इलेक्ट हुई हैं। तो इनके बारे में भी पढ़ लेना, एक कहानी जैसा पढ़ना। मुझे नहीं लगता स्कूल एग्ज़ाम के लिए इतना कुछ इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, मिलिट्री कूप क्या होता है, और साथ ही साथ रेफरेंडम क्या होता है। रेफरेंडम मतलब वहाँ के लोग वोट करते हैं कि उनका देश के आगे के प्लान्स क्या होने चाहिए। वोट मतलब ऐसा वोट नहीं करते कि इलेक्शन नहीं होता, वो वहाँ के मुद्दों पे वोट किया जाता है। जैसे बात ये चल रही है कि जम्मू कश्मीर में भी रेफरेंडम कराया जाएगा कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, आप इंडिया में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहना चाहते हैं कि अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम होगा तो वहाँ के लोग सिर्फ एक बार वोट करेंगे कि हमें क्या करना है, वो लोगों का मन जाना जाता है। तो यहाँ पर भी रेफरेंडम जब हुआ चिली में, तो लोगों से पूछा गया कि आप मिलिट्री रूल को कंटिन्यू चाहते हैं कि आप डेमोक्रेसी चाहते हैं। तो लोगों ने कहा कि हम डेमोक्रेसी चाहते हैं, और वहाँ पे फिर से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई। अब आज वहाँ पे एक डेमोक्रेसी है। अब ऐसा ही एक एग्जांपल दिया हुआ है पोलैंड का। अब मुझे ये बताना, पोलैंड किस कॉन्टिनेंट में आता है? ये सेकंड होमवर्क है, इसको लिख लो। पोलैंड किस कॉन्टिनेंट में आता है? ठीक है। अब पोलैंड में क्या हुआ कि पोलैंड में एक पार्टी थी जिसका नाम था पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। तो ये पार्टी तो डेमोक्रेसी ही थी,
मतलब इस पार्टी में मतलब लोग ही चुन के भेजते थे, लेकिन क्या था वहाँ पे, किसी और पार्टी को इलेक्शन लड़ने की परमिशन ही नहीं थी पोलैंड में। मतलब सिर्फ एक इंसान इलेक्शन के लिए खड़ा होता था। अब लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जाके उसी को वोट देना है और वही बनता था। मतलब क्या हुआ, ये एक डेमोक्रेसी तो नहीं हुई। लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है लोगों को अपने लीडर चुनने के लिए, तो फिर कैसी डेमोक्रेसी हुई। तो पोलैंड में क्या हुआ कि इस तरह की गवर्नमेंट थी। तो वहाँ पे एक वर्कर थे, एक शिपयार्ड में, शिपयार्ड मतलब जहाँ पर जहाज आते हैं, वहाँ के वर्कर्स ने अपने राइट के लिए प्रोटेस्ट करना चालू किया। इसे केवल केवल एक कहानी के जैसा सुनना, ये मुझे नहीं लगता स्कूल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर भी सुन लो। तो उन्होंने वर्कर ने प्रोटेस्ट चालू किए कि हमें हमारे राइट्स दो। तो वर्कर ने राइट्स आपके डिमांड करना चालू किए। वो काफ़ी बढ़ गया, वो जो भी प्रोटेस्ट था बहुत बड़ा, ऑल ओवर पोलैंड में फैल गया। और एट लास्ट क्या हुआ कि वहाँ के लोग इतने जागरूक हो गए कि लोगों ने ये वहाँ पे बोला कि अब नहीं, अब हमें इलेक्शन चाहिए, हमें अपनी अब ऑप्शन वाले इलेक्शन चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी लड़ रही है और एक ही पार्टी जीत रही है। अब हमें प्रॉपर डेमोक्रेसी चाहिए। वो वहाँ पे स्ट्राइक के बाद उन्होंने डेमोक्रेसी की मांग की। जब देखा गया कि इतने ज़्यादा ये प्रोटेस्ट बढ़ चुके हैं, तो उन्होंने एट लास्ट वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने माना, और वहाँ पे भी पोलैंड में भी एक डेमोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो ये भी एक है, भी कहानी है। तो तुम पढ़ोगे तो तुमको लगेगा कि कहानी है। जो थोड़े बहुत ईयर हैं, कुछ नाम हैं, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ ऐसा कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें अब ये 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि हमने 2 तरह की स्टोरीज़ पढ़ी। एक चिली की थी, जहाँ पर जो डेमोक्रेसी वाली एक गवर्नमेंट को मिलिट्री ने हटा दिया, मिलिट्री कूप के माध्यम से, है ना। और एक थी पोलैंड की, जहाँ पर गवर्नमेंट तो थी लेकिन एक ही पार्टी थी, वही लड़ती थी, वही जीतती थी। तो वो तो डेमोक्रेसी कोई हुई नहीं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, उन्हें ही जिताना है। तो ये पोलैंड और चिली का बस एग्जांपल दिया हुआ है, और इसे पढ़ना, एक बार रीड करना, और जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लेना। मैं सारी चीज़ों में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अब यहाँ पे कॉमन बातें लिखी हुई है कि द पीपल कुड नॉट चूज़ अवर और चेंज देयर रूलर्स। ये समानता बताई गई है, ये सिमिलैरिटी बताई गई है। जो पोलैंड में जो चिली में मिलिट्री रूल हुआ, और जो पोलैंड में जो एक पार्टी रूल करती थी, सिर्फ वही चुनाव लड़ती थी, वही जीतती थी, तो उनके बीच में सिमिलैरिटी बताई गई है कि जहाँ के वो पीपल थे वो कुड नॉट चूज़ देयर रूलर्स, वो अपने रूलर्स को चूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, पहला पॉइंट। देयर वॉज नो रियल फ्रीडम फॉर एक्सप्रेस वंस ओपिनियन, मतलब आपको अपने ओपिनियन बताने की फ्रीडम ही नहीं थी, आपको अपने राइट्स मांगने की वो नहीं थी, आज़ादी। अगर आप अपने राइट्स मांगते थे तो आपको जेल में डाल दिया जाता था। तो डेमोक्रेसी तो बिल्कुल भी नहीं थी वहाँ पर, इक्वल राइट्स थे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं। अब तो ये, अब तुम यहाँ पे पढ़ लेना, ये बहुत सिंपल है, इतना कुछ मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन दी हुई है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो डेमोक्रेसी को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो ये लिखा हुआ है, जो ब्लैक में लिखा हुआ है, ये वाला। ये डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट होती है जिसे, जो अलाउ करती है पीपल को कि चूज़ देयर रूलर्स। मतलब लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जो अलाउ करती है कि आप नेक्स्ट गवर्नमेंट का चुनाव कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो रूल करना आपको अच्छा लगता है, आप उसे रूल करने दीजिए। 2014 के पहले प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस थी इंडिया में इलेक्शन हुआ, बोले नहीं अब तो मोदी जी को मौका देना चाहिए। तो लोगों के मन में आया कि हाँ, जब उनको लगा कि नहीं अब मोदी जी को मौका देना चाहिए, 5 साल में इलेक्शन होते हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी के कारण ही वोट दिया, डेमोक्रेसी होने की वजह से उन्होंने वोट दिया, और वहाँ पे मोदी जी को फिर जितवा दिया। क्या अपन पहले के ज़माने में ऐसा कर सकते थे? जो शाहजहाँ होते थे, शाहजहाँ के साथ अकबर जो थे, हम अकबर को बोल सकते थे क्या कि अकबर जी आप अब 8 साल 9 साल कर लिए हो शासन, रूल कर लिए हो, आप अब जाइए, आप किसी नए को लाइए। अकबर फिर क्या करेगा? अकबर तो आपको उठा के जेल में डाल देगा। तो वहाँ तब तो डेमोक्रेसी नहीं थी। तो ये डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी होती है। देखो ये 1.2 आ गया यहाँ पर, यहाँ तक ये ख़त्म हुआ। तो अपने को अब क्या देखना है कि साइड में थोड़े छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं
ये कभी कभी ना इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, वाई डिड प्रेसिडेंट एलन दे एड्रेस हिमसेल्फ ओनली टू वर्कर्स। जब प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच चालू की थी ना रेडियो पर, तो उन्होंने केवल वर्कर को वो कहा था, वर्कर को वो किया था, एड्रेस किया था। देखो वर्कर्स ये लिखा है ना, वर्कर्स ऑफ माय कंट्री। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, वर्कर को क्यों किया, और रिच उनसे अनहैप्पी क्यों थे। वो जैसे मैंने अब तुम्हें बताया कि वो वर्कर के लिए सब कुछ अच्छा करते थे, वर्कर को ही सारी सुविधाएं देते थे, वर्कर को उठाने की, अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और रिच जो थे उनके लिए ज़्यादा कुछ खास करते नहीं थे, तो वहाँ के रिच उनके अगेंस्ट में थे, तो वो उनके अनहैप्पी थे। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि आर्मी हैव एनी लीगल राइट टू अरेस्ट द डिफेंस मिनिस्टर, शुड द आर्मी हैव पावर टू अरेस्ट एनी सिटीज़न। तो अगर जब तुम अब एक बार पढ़ोगे ना इसको, तो यहाँ पे तुम्हें ये समझ में आएगा, जब मिलिट्री कूप चालू हुआ था 1973 में चिली में, तो मिलिट्री ने प्रेसिडेंट को मारने से पहले सबसे पहले वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट कर ली थी। ये तुम एक बार कहानी जैसे पढ़ना, बहुत आसान लगेगा। तो डिफेंस मिनिस्टर को आर्मी ने कर ली थी अरेस्ट, मतलब वही आर्मी जिसका काम था डिफेंस मिनिस्टर के ऑर्डर को फॉलो करना और देश की रक्षा करना अगर कोई बाहर का देश आपको पे अटैक करता है। तो ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि आर्मी के पास क्या लीगल राइट है किसी डिफेंस मिनिस्टर को अरेस्ट करने की। तो जी नहीं, बिल्कुल लीगल राइट नहीं है। आर्मी का तो ये काम है कि डिफेंस मिनिस्टर जो कहे उसे फॉलो करना, और बाहर के अगर कोई हमला होता है, बाहर का कोई अटैक होता है उस कंट्री पे, तो उससे उसके उस देश की सुरक्षा करना। अब सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, शुड द आर्मी हैव द पावर टू अरेस्ट एनी सिटीज़न। सिटीज़न को अरेस्ट करने की पावर क्या आर्मी के पास होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होती। सिटीज़न को अरेस्ट करने की जो पावर होती है सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस के पास होती है। आर्मी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा कोई दिया हुआ हो। साइड में ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिए होते हैं, कभी कभी यही एग्ज़ाम में आ जाते हैं। एक मिनट, चलो तो ये इतना ही है। इसे मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। इसको बस आपको एक बार पढ़ना है ऊपर से लेकर नीचे तक, बस कहानी जैसे पढ़ते जाना है, ऐसा कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है डेमोक्रेसी क्या होती है, रेफरेंडम क्या होता है, मिलिट्री कूप किसे कहते हैं। तो ये मैंने तुम्हें समझा दिया है किसे कहते हैं। और होमवर्क ये रहेगा कि पोलैंड किस कॉन्टिनेंट में आता है, और जो चिली है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है। और तीसरा होमवर्क और नोट कर लेना कि क्या इंडिया का मैप देखने पर, कि इंडिया का मैप बाय लुकिंग इंडियाज़ मैप, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा स्टेट है इंडिया में जो चिली जैसी शेप में है। वो जब तुम चिली का मैप देखोगे ना तो तुम्हें वहाँ पे समझ में आएगा। पहले चिली का मैप देखना, फिर सोचना कि यार इंडिया में ऐसा कोई स्टेट है क्या जो चिली जैसा लोकेशन पे है, चिली जैसा ही उसका शेप है। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क है। इसको एक बार सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ लेना, इस चैप्टर को 1.1 को सिर्फ एक कहानी जैसे पढ़ना, और जहाँ डाउट लगे वो मुझसे पूछना। ठीक है, ओके चलो।